हेलो दोस्तों। तो ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं और आगे की चर्चा क्लास के दौरान करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग जलवायु के बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट या फिर जलवायु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जलवायु क्या होता है, और फिर चर्चा करेंगे कि मौसम क्या होता है। मौसम और जलवायु में हम अंतर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जलवायु के बारे में कहता है दोस्तों किसी क्षेत्र में लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यानी कि मौसम क्या होता है दोस्तों कि ये छोटे समय के लिए हमारे जो मौसम में परिवर्तन होती है, तापमान में परिवर्तन, हवा की दिशा में परिवर्तन, है ना, कई प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों, अगर लंबे समय तक ये स्थिति में बनी रहती है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जलवायु कहते हैं, है ना। तो जलवायु किसे कहते हैं दोस्तों, कहता है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। वहीं अगर हम भारत की जलवायु की बात करें दोस्तों तो भारत की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है या भारत की किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जो जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी के बारे में ये जो मानसूनी शब्द है दोस्तों यह एक अरबी शब्द है। मानसूनी जो है शब्द है दोस्तों ये कैसी शब्द है दोस्तों, ये अरबी शब्द है। ठीक है, मानसूनी कैसी शब्द है, एक अरबी शब्द है। ठीक है, ये बहुत भारत की जलवायु कैसा है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मानसून जो है आपका ये कहाँ के शब्द है दोस्तों, ये अरबी शब्द है। ठीक है, जलवायु लंबे समय की मौसम की स्थिति को बताती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय के बारे में अभी चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा मौसम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, मौसम कहता है दोस्तों किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय अवस्थाओं जो एक दिन या एक सप्ताह में जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए होती है। वही वायुमंडलीय अवस्थाओं में ये लंबे समय तक जो कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, वहां की मौसम की स्थिति होती है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। यानी जलवायु किसी निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक के लिए के वायुमंडलीय अवस्थाओं को देखा जाता है। जबकि मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम आपका थोड़े समय के लिए या तो एक दिन या तो एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को देखा जाता है। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा दोस्तों 1875 में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय दोस्तों शिमला में था। ठीक है, शिमला कहाँ की राजधानी दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया दोस्तों, तो पुणे लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मौसम संबंधी जो सेवा है उसकी जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ लाया गया है, पुणे में लाया गया था। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित किया जाता है। मौसम संबंधी जितने भी मानचित्र होते हैं या फिर कोई घटनाएं घटित होती है उससे पहले सूचना की बात जो होती है वो पुणे से किया जाता है। ठीक है, ये मौसम की घटनाएं थी। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ये जो मैप दिया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की जलवायु की बात किया जा रहा है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको कटिबंध के बारे में डिटेल चर्चा किया जाएगा। कटिबंध को इंग्लिश में दोस्तों जोन कहते हैं। कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, जोन कहते हैं। ठीक है, कटिबंध के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, आपका ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी वाले को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी वाले को कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कहते हैं। जबकि दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच के एरिया में ये जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या इसी को दोस्तों ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत को अगर आप देखने का प्रयास करें दोस्तों, अगर भारत को देखने की प्रयास करें तो भारत कहाँ स्थित है। आपको जब ये ज्योग्राफी का पहला लेक्चर पढ़ाया गया था तो वहां पर चर्चा किया गया था कि भारत आपका भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी कि ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर स्थित है। यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की विस्तार था, ये अक्षांशीय विस्तार था, है ना। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि ये संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से था।
कहाँ से था दोस्तों, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से था। यानी कि ये जो देखा जा रहा है दोस्तों, हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है लगभग ये आपका किस एरिया में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय एरिया में पाया जाता है। इसीलिए भारत की जलवायु की बात जो किया जाता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो हिस्सा है दोस्तों, इस मैप में आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो दिख रहा है आपका, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म, उष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, गर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मानसून होता है दोस्तों, ये गर्म वाले मानसून होता है। ठीक है, अगर आप इंडिया को देखने के प्रयास करें दोस्तों, इंडिया के ये आपको बताए थे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। भारत की 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। बताए थे आप लोगों को कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से, जिसमें कि आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, वहीं त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सब आपका ये 8 राज्य है। यहाँ से यहाँ के नीचे वाले अगर भाग देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है दोस्तों, यानी दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन में ही आता है। ठीक है, यानी भारत का अधिकांश हिस्सा आपका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए भारत का जो जलवायु कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो फैक्ट लिखा गया था कि भारत की कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो अन्य जोन जो दिख रहा है दोस्तों, शीतोष्ण जोन है, फिर शीत कटिबंध जोन है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जितना हमें समझने लायक है उतना ही ये यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों कि भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। यानी भारत की जलवायु को मानसून के अलावा 2 अन्य फैक्टर है दोस्तों जो प्रभावित करता है। कौन कौन है वो है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, भारत के जो जलवायु दोस्तों, इसको ये दोनों जो प्राकृतिक रूप से स्थित है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है ना, ये प्रभावित करने वाले हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर किस प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों, है ना। अगर आप यहाँ पर देखने के प्रयास करें दोस्तों, तो पहले हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र को। ठीक है, अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे ये जो दिख रहा है दोस्तों आपका रसियन के क्षेत्र में दिख रहा है ना, रसिया वाला, मध्य एशिया वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये दोस्तों ये पूरा शीतल स्थान है, यानी पूरा ठंडी एरिया है। ऐसा ये जो आएगा दोस्तों, ये शीतोष्ण वाले एरिया में आएगा। किस एरिया में आएगा दोस्तों, ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय वाला क्षेत्र, यानी कि ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा क्या पड़ेगा आपका, ये ठंड पड़ेगा। ठीक है, अपेक्षाकृत अगर शीत कटिबंध की अपेक्षाकृत यहाँ पर थोड़ा सा गर्म आएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ये ठंड होगा, है ना। यानी मध्य एशिया में काफी ठंड होता है दोस्तों, जबकि हमारा जो भारत है दोस्तों, ये भारत में उतना ज्यादा ठंड नहीं पड़ता है। अब ठंड नहीं पड़ने का कारण क्या है दोस्तों, जो हिमालय पर्वत स्थित है। अगर हम इस मानचित्र में देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये मानचित्र है इंडिया का। ठीक है, ये इंडिया का मानचित्र है। अगर हम इंडिया के मानचित्र में अगर देखें दोस्तों, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ये इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत है। आप हिमालय पर्वत का लेक्चर देखे होंगे, हमारा ये इसी प्लेलिस्ट में बना हुआ भारत के भूगोल में दोस्तों, हिमालय पर्वत की डिटेल चर्चा आप लोगों को बताया गया था कि किस कहाँ पर स्थित है। तो भारत के उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत है, जो भारत की जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और बचाता भी है, रक्षक भी है। हिमालय दोस्तों हमारे देश के लिए ये एकदम गार्ड के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, सुरक्षा का भी कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों काफी कोल्ड एरिया है, यानी कि काफी यहाँ पर ठंड वाले एरिया है। यहाँ से शीतलहरी जो चलता है दोस्तों, ये हमारे इंडिया तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे जो भारत के उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाले हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि यहाँ से जो ठंड हवाएं आती है उसे वो क्या कर लेती है दोस्तों, रोक लेती है, जिसके कारण भारत में ठंड नहीं पड़ पाती है। ठीक है, ये इसीलिए तो ये कहा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। अगर ये वाला आता तो उष्ण गायब हो जाता, शीतोष्ण का भी मात्रा भारत में देखने को मिलता और काफी ज्यादा ठंड पड़ता भारत में। ठीक है, ये ठंड हवाओं को रोकता है, इससे भी हमारा जलवायु प्रभावित होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के अलावे यहाँ पर इक्वेटर भी स्थित है दोस्तों। इक्वेटर कहें तो भूमध्य रेखा स्थित है, ये भी हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए किस प्रकार से प्रभावित करता है इसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में आपका कौन है दोस्तों, आपका दक्षिण में हिंद महासागर, ये भी प्रभावित करता है। कहता हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। आपको बार बार बताए थे दोस्तों कि ये जो यूरेशिया वाले क्षेत्र में काफी ठंड हवाएं चलती है, जिसके कारण ये हिमालय के कारण शीतल हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है।
वहीं बात करें हिंद महासागर क्या है, कहता इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता, समीपता का मतलब भूमध्य रेखा के नजदीक के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम देखने के प्रयास करेंगे दोस्तों इस मैप को, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंट्री आपका ये इक्वेटर के नजदीक पाया जाएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पाई जाएगी, यहाँ पर काफी ज्यादा उष्ण एरिया पाया जाएगा। कैसी एरिया होगा दोस्तों, काफी उष्ण एरिया होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर उत्तर की ओर चलते चलेंगे ये उष्णता उसकी कमी होती चलेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर भी है। ठीक है, माफ करें दोस्तों, ये हम आपको मकर रेखा को दर्शा रहे थे बार बार। ठीक है, ये जो बीच का भाग दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपका कर्क रेखा है। यहाँ से देखिए दोस्तों इंडिया हमारा नजदीक है, और ये माफ करेंगे दोस्तों बार बार भरवा रहा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पाया जाता है, और इसी के नजदीक हमारा इंडिया है, इसीलिए उष्ण एरिया, ये उष्ण कटिबंधीय जोन में हमारे इंडिया को रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये भी प्रभावित करता है, ये आदर्श स्वरूप को दर्शाता है दोस्तों, है ना। आइए आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहता है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल देने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाया जाता है। यानी कि भारत में प्रमुख रूप से कितने ऋतु पाए जाते हैं दोस्तों, 4 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु कहने का मतलब हुआ ठंड वाला समय, शीत ऋतु कहें तो ठंड वाला समय की बात कर रहा है ना। अब ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी कि गर्मी वाले समय, और फिर वर्षा ऋतु तो आप समझ रहे हैं वर्षा। अब शरद का मतलब हुआ कि ना तो ज्यादा गर्मी होगा ना ही ज्यादा ठंडी होगा, ये शरद ऋतु कहलाएगा। ठीक है, तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सबका अगर टाइम पीरियड भी देखने का प्रयास करें तो ये 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक शीत ऋतु पाए जाते हैं, यानी कि ठंड इसमें बहुत ज्यादा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है दोस्तों। वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु है, यानी काफी ज्यादा ये अप्रैल, मई, जून का गर्मी होता है। वहीं अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु दोस्तों जून से सितंबर तक में है, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा काफी ज्यादा होता है, तो दोस्तों जुलाई अगस्त के महीनों में। ठीक है, शरद ऋतु की बात करें दोस्तों, शरद ऋतु 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर की एरिया में टाइम पीरियड को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इस मैप का भी प्रयोग करेंगे दोस्तों, पहले ये देख लीजिए। कहता है ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित कर देता है। ठीक है, मानसून के पवन। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बारी बारी चारों ऋतुओं के बारे में। ठीक है, शीत ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है शीत ऋतु में वर्षा। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और जो राजस्थान में ये वर्षा होती है उसे मावठ के नाम से जाना जाता है। कहाँ, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मावठ के नाम से। उत्तरी भारत के मैदान में, अगर उत्तरी भारत के मैदान कहें तो दोस्तों ये वाला एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तरी भारत के मैदान में दोस्तों कहता है यहाँ पर ये शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, यानी कि ठंड के महीने में भी वर्षा होती है। और ये जो वर्षा होती है दोस्तों, इस वर्षा का कारण है दोस्तों आपका जेट स्ट्रीम का आना। क्या है दोस्तों, जेट स्ट्रीम के कारण, ये आपका जेट स्ट्रीम एक प्रकार की हवाएं हैं दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कभी कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, तो सीधा आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाका में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये किसके कारण होती है, तो जेट स्ट्रीम के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों, तो जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है। ठीक है, और जो राजस्थान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मावठ कहते हैं। राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मावठ कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों। शीत ऋतु में बस ये ध्यान रखना है, शीत ऋतु में वर्षा होती है जेट स्ट्रीम के कारण, है ना। जेट स्ट्रीम को ही हम लोग हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु की बात करें दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु क्या कहता है, कहता है असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। ठीक है, इन हवाओं को पूर्वी भाग में नार्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। जबकि कर्नाटक में बात करें दोस्तों, इसको चेरी ब्लाज्म कहते हैं या फिर कॉफी वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे आम्र वर्षा या मैंगो सोवर कहा जाता है। आइए मैप के माध्यम से इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें दोस्तों असम वाले एरिया में, असम एवं पश्चिम बंगाल के वाले एरिया में, ये देखिए असम है। अगर आप पहले वाले लेक्चर देखें तो आपको राज्य का लोकेशन आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योग्राफी पढ़ते रहें, आपको सारा राज्य आपको ध्यान में आ जाएगा कौन सा राज्य किस क्षेत्र में है। ये पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कुछ पश्चिम बंगाल के एरिया को भी ले लिया है ये। ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम वाला ये जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, अगर हम इसे हाईलाइटर का प्रयोग करें तो ये वाला भाग जो दिख रहा है दोस्तों,
ये वाला भाग ये असम है और इधर वाला भाग ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो असम और पश्चिम बंगाल और असम वाले एरिया में क्या कहता है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र हवाएं चलती है, नमी वाली हवाएं चलती है, इनकी तीव्र हवाएं चलती है। ये तीव्र आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों कि वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिनके साथ गरज के साथ काफी ज्यादा क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है। किस क्षेत्र में, असम एवं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। और इन हवाओं को पूर्वी भारत के एरिया में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। पूर्वी भारत कहें तो इस क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, यानी पूर्वी भारत अगर हम देखने की प्रयास करें तो ये टोटल ले सकते हैं दोस्तों। तब पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। वहीं बंगाल में स्पेशल इसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों कि काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में जो आपका ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाएं चलती है आर्द्रता के साथ, उसे किस नाम से जानते हैं, तो काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। वहीं पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी पाया जाता है, कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों, तो कर्नाटक है ना। कॉफी के लिए ये जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों काफी लाभदायक होता है। इसीलिए कर्नाटक में ये जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों, उसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र हवाएं चलती है उससे जो कर्नाटक में वर्षा होती है उसे किस वर्षा के नाम से जानते हैं, कॉफी वर्षा या तो चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें दोस्तों दक्षिण भारत में केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल में इससे क्या होता है, केरल जो ये आपका ये वाला एरिया जो दिख रहा है दोस्तों, ये केरल वाला पार्ट है दोस्तों। ये केरल वाला एरिया में आम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा दोस्तों काल वैशाखी, चेरी ब्लॉसम, आम वर्षा, ये सब जो है या नॉर्वेस्टर, कॉफी वर्षा, ये सब किस प्रकार के ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु की बात किया है। ये फिर से मानचित्र दिए हैं। ठीक है, अब लू के बारे में चर्चा करते हैं। लू है जो दोस्तों कहता उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत, अगर मानचित्र को आपने पढ़ा है दोस्तों तो आपको बार बार बताए हैं कि जब जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये आपका दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऊपर में उत्तर होता है दोस्तों, नीचे में दक्षिण यानी कि नॉर्थ, साउथ, दाएं और ईस्ट, और बाएं और वेस्ट होता है यानी पूर्व पश्चिम। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट में अगर देखें, ये उत्तर है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तथा उत्तर पश्चिमी वाले भाग में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में, तो उत्तर पश्चिम वाला भाग क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो उत्तर पश्चिम में कहता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में ये शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु के है ना, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ये गर्म हवाएं होती है, जिसे कि किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लू के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आपने ग्रीष्म ऋतु से कई फैक्ट को देखा। पहला आपने देखा था कि नॉर्वेस्टर, क्या देखा दोस्तों, नॉर्वेस्टर। फिर आपने देखा आपका ये नॉर्वेस्टर देखा, और क्या कहता है जी, काल वैशाखी। फिर आपने चेरी ब्लॉसम को देखा, चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी वर्षा। फिर आपने आम वर्षा को देखा, कौन वर्षा दोस्तों, आम वर्षा। ठीक है, फिर अभी आपने देखा कि लू क्या होता है। तो ये नॉर्वेस्टर कहाँ कहते हैं, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर। स्पेशल अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो काल वैशाखी, ये सब ग्रीष्म ऋतु का है। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहाँ की वर्षा को कहेंगे, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को। आम वर्षा केरल में जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु से उसे आम वर्षा कहते हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी इलाके में जो होती है वर्षा, ये उत्तर पश्चिमी इलाके में जो ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्म हवाएं चलती है शुष्क हवाओं के साथ, यानी कि सूखी हवा होती है, इसमें आर्द्रता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लू कहते हैं। ठीक है, लू में बारिश नहीं होती बल्कि इसमें गर्म हवाएं चलती है, और जबकि इसके अलावा जो अन्य चीज देखे थे इसमें वो सब बारिश होती है। अब हम लोग वर्षा ऋतु को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु की क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कहता है वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में दोस्तों कहता है कि ये जो उत्तर पश्चिमी भारत है ना, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में, उत्तर पश्चिमी भारत ये है और पाकिस्तान ये है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कहता है दोस्तों उच्च दाब बन जाता है, यानी कि हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून गर्त कहते हैं, मानसून गर्त कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जहां पर ये शीतलता होगा, ठीक है, जहां पर शीतलता पाया जाएगा यानी कि आर्द्रता पाया जाएगा, वहां का जो प्रेशर होगा दोस्तों उच्च होगा, और जहां पर उष्ण एरिया होगा यानी गर्म वाले क्षेत्र होगा, वहां पर लो प्रेशर होगा, है ना, निम्न दाब बनेगा। तो ये जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में कहता है वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में उच्च दाब क्षेत्र होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मानसून गर्त के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। वो यहाँ पर मानसून गर्त दर्शाया गया है। तथा इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर भारत में प्रवेश करती है। व्यापारिक पवनें क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा विश्व भूगोल के दौरान करेंगे। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है और भारत की लगभग 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भारत में वर्षा होती है दोस्तों, ये किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून। आइए दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिशा को फिर से देखिए, कहते हैं दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस एरिया की बात कर रहा है ना। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों, किस वर्षा से होती है, दक्षिणी पश्चिमी वर्षा से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से होती है, ठीक है। और ये अरब सागर की शाखा से होती है। पश्चिम की बात किया गया है, पूर्व की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हाँ तो ये क्लियर हो गया। तो भारत की लगभग 80% वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है दोस्तों। अब हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कुछ शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, लगभग 80% वर्षा होती है दोस्तों। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून में अगर हम दिशा को एक बार आपको दिखाने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये क्या होता है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ये हवा उठती है ना, यानी अरब सागर से ये हवा उठती है, ये देखिए उठ रही है, ये हवाएं उठती हैं और ये इस ओर प्रवेश करती है। और ये जो सबसे पहले ये जो टकराती है दोस्तों जाकर, ये केरल के तट से टकराती है, ठीक है। सबसे पहले केरल के तट से टकराती है, लगभग 1 जून के आसपास ये टकराती है और यहाँ पर भारी वर्षा कराती है, ठीक है। और फिर यही धीरे 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 बढ़ते जाती है और पूरे भारत में ये फैल जाता है, ठीक है। ये भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। और इसकी 2 शाखाएं होती है। आइए उन 2 शाखाओं को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो यहाँ लिखता है दोस्तों, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक को कहते हैं दोस्तों अरब सागर की शाखा, दूसरे को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। मानसून का आगमन करता है दोस्तों कि अरब सागर की एक शाखा सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फुट कहा जाता है। अरब सागर की एक शाखा दोस्तों सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचती है और यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फुट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून प्रस्फुट कहा जाता है। देखिए हम लोग पहले एक बार फिर से कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक चीज जानिए दोस्तों कि जब भी हवा गति करती है, यानी जब भी हवा चलती है तो हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर के बीच गति करती है। यानी कि जहां पर उच्च दाब होगा, और ये एक है उच्च दाब और एक है निम्न दाब। तो हवा जब भी गति करेगी दोस्तों, तो ये जो गति करती है उच्च दाब से लेकर किस ओर करती है दोस्तों, निम्न दाब की ओर गति करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये अरब सागर का जल है, ये अरब सागर का क्या है दोस्तों, ये वाटर है ना। यानी कि ये ठंडे है, ये ठंडी है, शीतलता है। और आपको बताए थे कि जहां जहां शीतलता आएगी वहां पर कैसा दाब बनेगा दोस्तों, तो वहां पर बनेगा आपका उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर। और ये स्थलीय पार्ट है। अगर इधर की बात करें दोस्तों, तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका स्थलीय पार्ट है। ये कैसा पार्ट है दोस्तों, ये स्थलीय पार्ट है और ये गर्म होता है ज्यादा, ठीक है। तो गर्म होने के कारण यहाँ पर जो प्रेशर होगा दोस्तों, ये कैसा प्रेशर बनाएगा आपका, ये लो प्रेशर बनाएगा, लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब होगा। कैसा दाब होगा दोस्तों, निम्न दाब होगा। तो ये जो हवाएं चलती है दोस्तों, यहाँ से अरब सागर से ये हवाएं चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, यहाँ से जब हवाएं चलती है दोस्तों इस ओर, मैं दूसरे कलर यूज करने का प्रयास करता हूँ जो आपको विजिबल हो, ठीक है। यहाँ से जो हवाएं चलती है इस ओर दोस्तों, ये अपने साथ में नमी लेकर चलती है ना। अरब सागर से अपने साथ में वर्षा की मात्रा को लेकर चलती है हवाएं, और जैसे ही ये वर्षा की मात्रा लेकर चलती है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर एक पश्चिमी घाट नामक पर्वत है, पश्चिमी घाट नामक पर्वत है। जैसे ये हवाएं, ये जो हवा चल रही है दोस्तों, ये जो हवाएं चल रही है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका नमी है, इसमें क्या है दोस्तों, नमी है। और जैसे ये पर्वत से टकराती है तो घनघोर बारिश होने लगती है। आप ऐसे इसको आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि ये ऐसे भी, मैं इसे कैसे घरेलू भाषा में समझाऊं। अगर घरेलू भाषा में आप समझने का प्रयास करें दोस्तों, जैसे किसी घर में कोई बच्चे हैं, वो बच्चे को ये कोई चीज डिमांड किया गया है और वो डिमांड पूरा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बच्चे उस समय तो नहीं रोता है, उस समय बच्चे नहीं रो पाता है, लेकिन उसके आंखों में आंसू भरा हुआ रहता है और अंदर से टूटा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई अन्य बच्चे मिल गया
और उस बच्चे के साथ किसी तरह से टकराहट हो गई, किसी तरह से झगड़ा हो जाती है, तो आप देखते होंगे कि वो जो बच्चे के आंखों में आंसू है दोस्तों, वो तुरंत बाहर आने लग जाता है, ठीक है, यानी बारिश के रूप में ये आ जाता है, यानी कि टकराने के बाद ही बारिश होने लगती है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों, यहाँ जो हवाएं चल रही है ना, अरब सागर से जो हवाएं चल रही, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, ये जो हवाएं हैं दोस्तों, इस हवाओं में वर्षा की मात्रा काफी ज्यादा भरा हुआ है। इस हवाओं में ये वर्षा की मात्रा काफी ज्यादा क्या है, ये एकदम भरा हुआ है। बस ये मौका है कि कोई आके टकराए और मैं वहां पर बरस जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आती है, यहाँ पर बारिश करवाने लगती है, और ये सबसे पहले मानसून का आगमन दोस्तों इस क्षेत्र में होती है, केरल के क्षेत्र में 1 जून को स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। मानसून का आगमन कहता है अरब सागर की एक शाखा सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह यानी 1 जून को ही कहा जाए, ये पहुंचती है और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तट पर वर्षा करती है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून प्रस्फोट, इसी को इंग्लिश में मानसून ब्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों अरब सागर की से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा, दोस्तों ये दूसरी शाखाओं के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि और ज्यादा लंबा वीडियो जाता है तो शायद आपको समस्या होने लगती है। अगर आपको समस्या नहीं होती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर अगर लंबा भी वीडियो चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अगर जो एक टॉपिक होगा दोस्तों, उस टॉपिक को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो 40 मिनट जाए या 50 मिनट जाए, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है लंबी वीडियो देखने से, अगर मन लगता है कि लंबी वीडियो ही लगातार देखें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं लगातार सेशन लेने का प्रयास करेंगे, और दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, मानसून से संबंधित जितने भी टॉपिक होगा एक बार में मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।